आज की इन मीठी बातों के साथ आज की खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा भाई अरमान, जो अभी 15 साल का है, अचानक से मेरे कमरे में सोने के लिए आ जाएगा। वो हमेशा से हिम्मत वाला बच्चा था, मगर उस रात कुछ अलग था। उसने मुझसे आकर कहा, दीदी मुझे अकेले सोने में डर लगता है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। आखिरकार वह मेरा छोटा भाई है और मुझे उसके डर का ख्याल रखना चाहिए। मैंने बिना किसी सवाल के उसे अपने पास सुला लिया। बचपन से ही मैंने उसे हमेशा अपने पास रखा है, उसे प्यार से संभाला है, इसलिए उसे उस रात अपने साथ सुलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उस रात कुछ अजीब था, लेकिन मैं ज्यादा सोच नहीं रही थी। तबीयत थोड़ी भारी लग रही थी तो मैं जल्दी सो गई। रात के बीच में अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर जोर से बैठा है। झटका इतना तेज था कि मेरी नींद खुल गई। मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला कि मैंने देखा कि अरमान भी बिस्तर पर सीधा बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कुछ देख रहा हो, मगर वो मुझे घूर रहा था। मेरे भाई ने 2 बार कसकर पीछे से मेरा नाम समीरा है और हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई अरमान रहते हैं। शुरू से ही हमारा रिश्ता बहुत ही प्यार और देखभाल से भरा था। वो हमेशा मेरे पास आता, मुझसे बातें करता और छोटी छोटी चीजों के लिए मेरी मदद मांगता। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने उसके व्यवहार में कुछ अजीब से बदलाव महसूस किए। शुरू में मैंने सोचा कि ये बस उसकी किशोरावस्था के बदलाव होंगे। इस उम्र में बच्चे भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तनों से गुजरते हैं, तो मुझे लगा कि शायद यही वजह होगी। पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि उसका मेरे प्रति ध्यान कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। वो हर वक्त मुझसे चिपकने की कोशिश करता और जब भी मैं उससे पूछती कि क्या बात है, तो वो बस मुस्कुराकर कहता, कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, मगर उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक और बार बार मेरे कमरे में आने की आदत ने मुझे असहज कर दिया था। जब भी मैं सोने की तैयारी करती, वो मेरे पास आकर चुपचाप लेट जाता। उसकी निगाहें मुझ पर होती और मुझे महसूस होने लगा कि ये सिर्फ उसका डर नहीं है जो उसे मेरे पास खींच रहा है। एक रात जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, अरमान मेरे बगल में चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी निगाहें मुझे बार बार परेशान कर रही थीं, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं पा रहा था। मुझे यह एहसास होने लगा कि वो सिर्फ मुझसे सुरक्षा की तलाश में नहीं है, बल्कि शायद कुछ और है जो उसे मेरे पास खींच रहा है। उसकी इस आदत ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मैं सोचने लगी कि क्या मैं उसकी भावनाओं को सही से समझ पा रही हूँ? क्या ये सिर्फ उसका भोलापन है या फिर कुछ और? क्या मैं खुद ही ज्यादा सोच रही हूँ या सच में कुछ गलत हो रहा है? मैंने कई बार सोचा कि उससे बात करूं, उसकी इन हरकतों के बारे में पूछूं, मगर हर बार मैं रुक जाती। आखिरकार वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और न ही उसे ये महसूस कराना चाहती थी कि वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन साथ ही मुझे अपनी निजता का भी ख्याल रखना था। उसकी इन आदतों ने मुझे उलझन में डाल दिया था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस परिस्थिति को कैसे संभालूं। यह सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। अरमान का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। एक रात जब मैं अपनी पढ़ाई में लगी थी, उसने अचानक कहा, दीदी आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं ना? मैंने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक तरह की बेचैनी दिखी। शायद उसने मेरी असहजता को महसूस कर लिया था। मैंने धीरे से कहा, नहीं, नाराज नहीं हूँ, पर तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, है ना? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता दीदी, पर जब मैं आपके पास होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अकेलेपन से डर लगता है। उसकी आवाज में कुछ अलग था, जैसे वो खुद भी किसी उलझन में हो। उसकी बातों से अब साफ था कि ये सिर्फ डर का मामला नहीं था, उसकी भावनाओं में कुछ गड़बड़ हो रही थी। मुझे ये समझ में आ गया था कि अब ये सिर्फ एक छोटे भाई का डर नहीं है, बल्कि उसकी भावनाओं में बदलाव आ रहे हैं, जिनके बारे में वो खुद भी उलझन में था। मैंने उसकी तरफ प्यार से देखा और उसे समझाने की कोशिश की। देखो अरमान, तुम बड़े हो रहे हो और इस उम्र में कई चीजें बदलती हैं। ये सब समझना मुश्किल हो सकता है, पर हमें अपनी अपनी जगह की भी जरूरत होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब शायद हमें अलग अलग सोने की आदत डालनी चाहिए। मैंने ये बात बहुत ही नरमी से कही, लेकिन उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। उसकी जिद और नजदीकी बढ़ती ही जा रही थी। अब सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी वो मेरे आसपास ही घूमने लगा था। जहाँ मैं जाती, वो मेरे पीछे पीछे आ जाता। अगर मैं किचन में खाना बना रही होती तो वह वहीं आकर बैठ जाता। कभी कभी बिना कुछ बोले बस मुझे देखता रहता।
मैं महसूस कर रही थी कि उसकी उपस्थिति अब मुझे लगातार असहज कर रही थी। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि उसे अपनी जगह की भी जरूरत है, पर हर बार वो बात को हंसी में टाल देता। उसकी मासूमियत और भोलापन अब कहीं खो गया था और उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी, जैसे वो खुद भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। मुझे पता था कि उसे सीधे कुछ कहने से उसके दिल को चोट पहुंचेगी, इसलिए मैं हर बार नरमी से समझाती रही। लेकिन जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और वो मेरी बात मानने से इनकार कर देता। मैं अब उलझन में थी कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मेरी खुद की निजता अब खतरे में थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलते क्यों नहीं हो? मैं देख रही हूँ कि तुम स्कूल की छुट्टियां भी बहुत करने लगे हो। ये बहुत गलत है। इस तरह तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा और तुम अपनी क्लास के बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। मेरा सपना है कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन इस तरह वह सपना अधूरा रह जाएगा। तुम अपनी छुट्टियों की यह गलत आदत छोड़ो और स्कूल जाना शुरू करो। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में कहता, दीदी, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं घर में बैठकर पढ़ाई कर लूंगा। मुझे ज्यादा उपदेश मत दो और ये कोशिश मत करो कि मैं घर से बाहर रहूं या दोस्तों के साथ खेलूं। मुझे अब इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस आप बार बार मुझसे दूर करने की जिद मत किया करो। प्लीज। उस दिन किचन में जब मेरे भाई ने गुस्से में जवाब दिया तो मैं पूरी तरह हैरान रह गई। यह वही बच्चा था जो पहले हमेशा हंसमुख रहता था, दोस्तों के साथ खेलता था और पढ़ाई को लेकर बेहद उत्साही था। लेकिन अब न सिर्फ उसने दोस्तों से दूरी बना ली थी, बल्कि स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि वह मुझसे भी अलग हटने को तैयार नहीं था। जहां भी मैं जाती, वह मेरे साथ रहने की कोशिश करता। उसके गुस्से भरे शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया, पर साथ ही मुझे उसकी चिंता भी सताने लगी। आखिर क्या हुआ है उसे? क्यों वह अपने दोस्तों के साथ खेलना नहीं चाहता? क्यों वह स्कूल नहीं जाना चाहता? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों वह मुझसे अलग हटने से डरता है? उस दिन के बाद मैंने सोचा कि अब चुप नहीं बैठा जा सकता। उसे समझाना और उसकी भावनाओं को जानना जरूरी था। एक रात जब वह मेरे पास सोने के लिए आया तो मैंने धीरे धीरे उससे बात करने की शुरुआत की। तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहते थे, अब क्या बदल गया है? मैंने उससे प्यार से पूछा। उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा, दीदी, मुझे बस अब अकेले अच्छा नहीं लगता। जब मैं स्कूल में होता हूँ या दोस्तों के साथ खेलता हूँ तो मुझे आप याद आती हैं। मुझे लगता है कि आप मुझसे दूर हो रही हो। उसके जवाब ने मेरे दिल को छू लिया। वह सिर्फ एक बच्चा था जिसने शायद यह महसूस किया था कि मैं बड़ी हो रही हूँ और धीरे धीरे उसकी दुनिया से दूर जा रही हूँ। उसका यह डर समझ में आने वाला था, लेकिन उसके व्यवहार में जो बदलाव आ रहे थे वह सामान्य नहीं थे। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और परेशान भी, क्योंकि वह अपनी आदत, स्वभाव और दिनचर्या से बिल्कुल हटकर व्यवहार कर रहा था। अब वह दिन भर घर में ही रहता और मुझे ऐसा महसूस होता कि उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी रहती थीं। वह हर समय मेरे आसपास रहने लगा था, जैसे मुझे अंदर तक छानबीन करने की कोशिश कर रहा हो। यह स्थिति मुझे परेशान कर रही थी। और फिर उसने रात में जो अजीब हरकतें शुरू कर दी, उससे मेरी घबराहट और भी बढ़ने लगी। जब भी मैं सोने की तैयारी करती, मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आ जाता और कहता कि वह मेरे साथ सोना चाहता है। पहले तो मैंने उसे छोटा समझकर अपने पास सुला लिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी हालत अजीब सी लगने लगी। उसकी आंखें लाल हो जाती और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगती। उसकी नजरें भी कुछ गलत संकेत देती थीं, जिससे मैं और भी परेशान हो जाती। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वह मुझे कहता, दीदी, मैं ठीक हूँ, बस आज अस्तबल में गया था और वहाँ बकरी का दूध पी लिया, इसलिए थोड़ी तबीयत अजीब लग रही है। सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उसे समझाया, तुम पागल हो गए हो। जब घर में गाय का दूध है तो बकरी का दूध क्यों पी रहे हो? लेकिन वह इसे बहुत हल्के में लेता और कहता, कुछ नहीं दीदी, दोस्तों के साथ मजाक में पी लिया, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। आखिर किस तरह के लड़कों के साथ उसने दोस्ती कर ली थी कि वह इस तरह की हरकतें करने लगा था। और अब वह बड़ा हो रहा था, इसलिए अगर मैं उसे किसी भी बात के लिए डांट दूं तो वह मुझसे नाराज होकर लड़ाई करने लगता था। यह सब देखकर मैं बेहद चिंतित और परेशान हो गई थी। मैंने अपने छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार बहुत बदल गया था। फिर एक दिन जब मैं आधी रात को प्यास के कारण जागी तो मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसका इस तरह घूरना मुझे बहुत परेशान कर गया।
धीरे धीरे मैं उससे डरने लगी थी। फिर मैंने उसे एक दिन कहा, अब तुम बड़े हो रहे हो तो अपने कमरे में सोया करो। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में बोला, ठीक है, अगर मैं बड़ा हो गया हूं तो इस घर से चला जाता हूं, फिर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मैं कांप गई थी और तुरंत कहा, कहीं तुम घर छोड़ने की बात मत करना। अगर तुम्हें मेरे साथ ही सोना है तो तुम वैसे ही रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस ये घर छोड़ने की बात कभी मत करना। मेरी इस बात पर वह चुप हो गया, लेकिन मैं भीतर से बहुत परेशान हो गई थी। मुझे उसकी हरकतें और उसकी सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वह क्या सोचने लगा था और किन कामों में पड़ गया था, यह सब मेरे लिए एक पहेली बन गया था। उसकी यह हरकतें मुझे बहुत अजीब लगने लगी थीं। अब उसकी नजरें मुझे दिन में भी परेशान करने लगी थीं। जब मैं घर के काम कर रही होती तब भी मुझे ऐसा लगता कि उसकी नजरें मुझ पर ही गड़ी हुई हैं। वह मेरे पीछे पीछे ही रहता था। रात को सोते समय भी वह मेरे कमरे में आ जाता और कहता, मैं यही सोऊंगा। रातें अब मेरे लिए तनाव का कारण बन गई थी। मेरा भाई हर रात मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ सोने की जिद करता। पहले मैंने उसे छोटा समझकर अपने पास सुला लिया था, लेकिन अब उसकी हरकतें अजीब होने लगी थी। वह बिस्तर पर लेटते ही बेचैन हो जाता, उसकी आंखें लाल हो जाती और उसका चेहरा तनाव से भरा होता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटी थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरी ओर घूर रहा था। मुझे डर लगने लगा। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे घबराहट में डाल रहा था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और उससे धीरे से पूछा, क्या बात है, क्यों जाग रहे हो? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं दीदी, बस नींद नहीं आ रही है। उसकी बातों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। मुझे अब डर सताने लगा था कि यह मामला कुछ और ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस स्थिति से निपट मेरे भाई का इस तरह का व्यवहार मेरे लिए असहनीय होता जा रहा था। मैं उससे डरने लगी थी, लेकिन एक बहन के तौर पर मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि अगर वह मेरे साथ सोना चाहता है तो उसे सो जाना चाहिए, लेकिन वह जागता रहता और मुझे घूरता रहता। उसकी इस हरकत से मैं बेहद परेशान हो गई थी। फिर एक रात जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई। मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मेरे बहुत करीब बैठा था। मैं बहुत घबरा गई थी और मेरे हाथ पैरों में पसीना आने लगा था। मेरा दम घुटने लगा था, सीने में दबाव महसूस हो रहा था और लाख कोशिशों के बावजूद मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। न तो मैं अपने भाई से कुछ पूछने की हिम्मत जुटा पा रही थी कि वह जागते हुए क्या कर रहा है और वह मुझे घूरता क्यों रहता है। मैं पूरी तरह से घबराहट का शिकार हो चुकी थी और अब अपने भाई की वजह से मेरी भी नींद उड़ चुकी थी। अब मैं दिन में भी आराम नहीं कर पाती थी। मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरा भाई बहुत बदल गया है और यह बदलाव किसी भी तरह से ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन जो भी था वह बहुत गलत था। फिर एक दिन मेरे सामने अपने भाई की असलियत आई, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मुझे जीने लायक भी नहीं छोड़ा। उस सच्चाई को जानकर मेरा दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बेइज्जती और घटिया हरकत का मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो मेरे भाई ने की थी। उसकी हरकत ने मुझे जीते जी मार डाला था और मैं बहुत दुख और तकलीफ में पड़ गई थी। जो कुछ भी हुआ वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी कि बाद में मैं खुद से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। इतना दुख मिला कि दिल कर रहा था कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं और अपने छोटे भाई का बिल्कुल एहसास न करूं। उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं जल्दी सो गई थी और फिर नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई झटके से मेरे बिस्तर पर बैठा है। मेरी आंख खुल गई और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरे भाई ने 2 बार कसकर पीछे से मेरी हम 2 ही बहन भाई थे और हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे मम्मी पापा बहुत जल्दी ही हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। मैं उस समय 10 साल की लड़की थी और मेरा भाई 5 साल का था। एक दिन हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल भेजकर अपने किसी जानने वाले के घर गए थे, जहां किसी की मौत हो गई थी। वापस लौटते समय उनका बुरी तरह से रोड एक्सीडेंट हो गया और वे दोनों मौके पर ही चल बसे। मैं उस समय अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी जब प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और यह खबर दी। यह खबर सुनकर मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई थी और मेरी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई थी। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए थे और उनकी मौत ने मुझे बुरी तरह झक छोड़ दिया था। मैंने बहुत रोया। मेरी चीखें और तड़पने की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। लेकिन मेरा छोटा भाई, जो मेरे मम्मी पापा का लाडला था, उनकी मौत से बेहद सदमे में चला गया था।
वह इतना सहम गया था कि उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। परिवार के सभी लोग जैसे तैसे उसे रुलाने में कामयाब हुए, लेकिन जब वह रोया तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल फटने वाला हो। मैं अपने सारे काम भूल गई थी, क्योंकि मेरे भाई की उम्र ही क्या थी और उसे इतनी कम उम्र में माँ बाप की जुदाई सहनी पड़ रही थी। वह अभी तक मम्मी पापा के साथ ही सोता था और उनके बिना रहना उसके लिए बेहद कठिन हो गया था। उनकी मौत के बाद मेरे भाई की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे दौरे पड़ने लगे थे, जो कि बहुत खतरनाक था। मेरे चाचा ने उसे एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाया और उसे नींद की दवाइयां दिलवाना शुरू कर दिया। वह ज्यादातर समय बेहोश रहता था और उसे होश नहीं रहता था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। हमारे घर में 2 पोर्शन थे, एक हमारा और एक चाचा का। चाचा के 2 बेटे और एक बेटी थी। चाचा की बेटी के 2 बेटे थे, लेकिन बेटी नहीं थी, इसलिए चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटी का सारा शौक मुझ पर ही पूरा करते थे। ये बात मेरी चाची को बहुत बुरी लगती थी। जब भी चाचा मुझे प्यार करते तो उन्हें लगता था कि मैं उनके बच्चों का हक छीन रही हूँ। लेकिन चाचा के दोनों बेटे भी मुझसे लगाव रखते थे और उन्हें मेरी और चाचा की बातें करना बुरा नहीं लगता था। फिर भी चाची मुझसे नफरत करने लगी थी। मेरी माँ के रहते चाची कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी माँ अमीर घराने की बेटी थी और एक ऑफिस में नौकरी करती थी। इस वजह से चाची मेरी माँ से दबी हुई रहती थी। मगर मम्मी पापा के निधन के बाद चाची को मौका मिल गया और उन्होंने अपने दिल की भड़ास मुझ पर निकालनी शुरू कर दी। जब भी चाचा हमारी तरफ आते तो चाची भी पीछे पीछे चली आती और मुझे बातें सुनाती। वे कहती कि मैं अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ और मुझे अपने और अपने भाई का ख्याल खुद रखना चाहिए और घर की जिम्मेदारी भी खुद उठानी चाहिए। मुझे चाची की बातें हमेशा से बहुत दुख देती थी और चाचा भी उनकी बातों से तंग आ चुके थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। चाची जब भी कोई शिकायत करती तो चाचा उन्हें समझाते समझाते थक जाते, पर कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वह उनकी पसंद की बीवी थी। मैं अभी अपने मम्मी पापा की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि चाची की कठोर बातें और उनके रव ने मुझे और भी ज्यादा तोड़ दिया। इससे मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। मैं दिन रात रोती रहती और मम्मी पापा को याद करती कि उनकी जिंदगी में हम कितनी खुशी से जी रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हमारी दुनिया ही उलट गई हो और मुझे इस छोटी उम्र में ही जिंदगी की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। यह कहानी 2 अनाथ भाई बहन की है, जिनकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उनके माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो जाता है। इस हादसे के बाद बड़ी बहन के कंधों पर छोटे भाई की देखभाल और परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। कहानी में भावनात्मक उतार चढ़ाव, कठिनाइयां और सामाजिक दबावों के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। इस कहानी से यह समझ आता है कि जब परिवार के सदस्य कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तब उन्हें एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी होता है। बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई की देखभाल और उसकी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए हर संभव कोशिश की। परिवार का प्यार और देखभाल सबसे बड़ी ताकत होती है, खासकर मुश्किल समय में। कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में कुछ समय ऐसा आता है जब बच्चों को भी जल्दी परिपक्व होना पड़ता है और जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। बड़ी बहन ने अपने माता पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारियां उठाईं, जो दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी क्षमता के अनुसार खुद को मजबूती से संभालना चाहिए। छोटे भाई के मनोवैज्ञानिक बदलावों को समझते हुए बहन ने धैर्य से उसकी भावनाओं को समझा और उसे मदद करने की कोशिश की। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर तब जब वे किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। कहानी में चाची के कटु व्यवहार से यह पता चलता है कि कभी-कभी हमारे अपने रिश्तेदार भी हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। बहन ने धैर्य और समझदारी से इन कठिनाइयों का सामना किया और अपने भाई के साथ खड़ी रही। समाज में रहना और रिश्तों की जटिलताओं से निपटना एक कला है, जिसे हमें सीखना पड़ता है। छोटे भाई को माता पिता की मृत्यु के बाद मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बात से यह शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई व्यक्ति भावनात्मक या मानसिक समस्या से जूझ रहा हो, तब उसे नजरअंदाज करने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए और समय पर चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। बड़ी बहन ने जीवन के कठिन समय में भी धैर्य और सहनशीलता दिखाई। उसकी जिंदगी में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इससे यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों न आएं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धैर्य और सहनशीलता ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। परिवार के प्रति जिम्मेदारी, धैर्य, सहनशीलता और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना और सही फैसले लेना ही सच्ची ताकत है। अगर आपको कोई विशेष बात पसंद आई तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपके लाइक और प्रतिक्रिया से मुझे यह समझने में मदद मिलती है कि आपको किस तरह की कहानियां और भी पसंद आ सकती हैं। धन्यवाद। मेरी 14 साल की पत्नी सुहागरात मनाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रही थी, लेकिन मैंने उसे बच्ची समझकर छोड़ दिया कि उसको क्या पता मियाँ बीवी के आपसी रिश्तों का। लेकिन जब आधी रात हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिसे मैं 14 साल की बच्ची समझ रहा था, उसने तो अपने दोनों। आज मेरी शादी की पहली रात थी। बाकी लड़कों की तरह मेरे दिल में शादी को लेकर बहुत ज्यादा अरमान थे। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मेरी तरह ही जवान हो, लेकिन बदकिस्मती से मेरी पत्नी की उम्र महज 14 साल थी। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं। न जाने कितनी देर से मेरी इंतजार में बैठी थी। मेरी उम्र 25 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी जल्दी शादी हो जाए। मेरा अपना कोई घर नहीं था। मैं 3 साल से खाला के घर में रह रहा था। यहाँ पर वो और उनकी बेटी रहती थी, जो आज मेरी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। लेकिन मैं बाहर हॉल में बैठा था। खाला शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो भी घर वापस चले गए थे। लेकिन मैं इसी परेशानी में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस 14 साल की लड़की के साथ मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत कम उम्र थी। मैंने बस अपनी खाला के कहने पर ये शादी की थी। हाँ, अगर सवेरा थोड़ी सी बड़ी होती तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पर कोई एतराज ना होता। लेकिन खाला ने मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार न कर सका। मैंने तो खाला से ये कह दिया कि मैं अभी सवेरा के साथ निकाह कर लेता हूँ, लेकिन रुखसती बाद में कर देना जब वो बड़ी हो जाएगी। तब तक मैं फैक्ट्री में चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, खुद सेटल भी हो जाऊँगा। उसके बाद आप रुखसती कर देना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन खाला कहने लगी, नहीं, मैंने रुखसती भी आज ही करनी है। मुझे रुखसती वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर सवेरा को रुखसत होकर जाना था। रुखसती से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से शौहर बीवी एक रिश्ते में बन जाते हैं, ये एक दूसरे के होते हैं। कुछ बात हम अभी नहीं करेंगे। खाला ने खामोशी और सादगी से सवेरा की मुझसे शादी करवा दी, वरना शादी को लेकर मैं काफी हद तक डरा हुआ था। मेरा फ्यूचर भी इस शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर कह दिया कि मैंने एक कम उम्र लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सजा तो मिल ही जानी थी। यही सब सोचकर मैं उदास सोफे पर बैठा हुआ था तो मेरी खाला के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा, तुम अभी तक दुल्हन के पास नहीं गए हो? वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। खाला के मुंह से ये बात सुनकर मुझे न जाने क्यों अजीब लगा था। अगर मेरी बीवी पूरे दिनों की होती तो मैं बड़ी खुशी से उसके पास जाता, लेकिन वो तो एक छोटी सी 14 साल की बच्ची थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो खाला ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। मैंने बड़े अरमान से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब तुम इस तरह से मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते। खाला की बात पर मैं हैरान हो गया। मुझे वहां से उठना पड़ा और सवेरा के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, सामने सवेरा पूरी दुल्हन के रूप में तैयार होकर सिर झुकाए बैठी थी। एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल किया कि मैं पहले ही लम्हे उसे पा लूं और खूब प्यार करूं, लेकिन न जाने क्यों सवेरा को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। वो छोटी सी बच्ची थी और खाला की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा जब तक वो अच्छी तरह इस काम के काबिल नहीं हो जाती। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उससे कोई बात नहीं की। वो सिर झुकाए बैठी थी। वो उस वक्त इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसका हुस्न लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। जिसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वो अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मैं कैसे उस 14 साल के बच्चे से कोई रिश्ता बना सकता था? लेकिन मैं नहीं जानता था कि जिसे मैं 14 साल की बच्ची समझ रहा हूँ, वो मुकम्मल औरत निकलेगी। मैंने खामोशी से तकिया उठाया
और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा। सवेरा ने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर सो जाइए, इधर सोने में आपको परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मुझे लगा कि वो मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, लेकिन मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मेरा दिमाग जागा हुआ था। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम ये बारीक कपड़े उतार कर जरा हल्के कपड़े पहन लो, मुझे नींद आ रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि वो मेरी बात सुनकर नाराज हो रही थी, हालांकि मेरी बात पर उसे खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं होगी, इतनी छोटी सी तो थी। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे साथ लेट गया तो मैंने उठकर करवट बदल दी। लेकिन मुझे सोते वक्त पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वो बार बार मेरी तरफ आ रही है। मैं फिर से उसकी जगह पर आराम से उसे धकेल देता, लेकिन वो फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती, या उसको ज्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसकी ये हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वो मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मेरे सामने एक लड़की थी, वो भी मेरी पत्नी थी, और मैं उस पर पूरा हक रखता था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का रिश्ता बनाऊं। लेकिन अगर मैं उसके साथ इस तरह की कोई भी हरकत करता तो क्या वो मुझे बर्दाश्त कर पाती? मैं ये सब सोच रहा था, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे दूर रहूं। मैंने सवेरा को खुद से अलग किया और दूर होकर करवट बदल ली। तो मेरी आंख तो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा सवेरा अभी तक सो रही थी। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया, और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी कि मैं कैसे सवेरा के साथ इतने साल एक कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं सवेरा की माँ से बोलूंगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दें, जब तक वो इस काम के काबिल नहीं होती। सवेरा भी बड़े कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। वो 14 साल की लड़की नहीं लगती थी, खूबसूरत इतनी थी कि पूरी जवान लगती थी। लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था। मैं ज्यादा सवेरा से बातचीत नहीं करता था। मैं 3 साल से इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में ही ना हूँ। मैं सारा दिन घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था। मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन खाला ने मुझसे एक ऐसी जिद कर दी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। खाला की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। खाला की इस बात पर मैं हैरान हो गया था। सवेरा सिर्फ 14 साल की थी और मैं छोटी बच्ची से शादी कैसे कर सकता था? मेरी उम्र उस वक्त 25 साल थी। वो मुझसे पूरे 11 साल छोटी थी। लेकिन खाला काफी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। न करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 3 साल से खाला के घर में रह रहा था। इसके अलावा मेरे पास मामू का घर था और वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ न कुछ कारोबार शुरू कर लूं, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तो तब तक मैं खाला के घर पर ही रहूंगा। और जो मैं थोड़ी बहुत ऑनलाइन से कमा रहा था उनको मैं अपने पास से रखना चाहता था, ताकि ज्यादा पैसे जमा हो सकें तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा किराए का घर ले लूं, मतलब अपने रहने का इंतजाम कर लूं। पर अब खाला ने मेरे सामने ऐसी बात रखी थी कि जिसे मैं न मान सकता था न ही इनकार कर सकता था। खाला के मुंह पर इतने एहसान थे कि मैं उन्हें इनकार ही नहीं कर पा रहा था। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन खाला का दिल टूट जाता। वैसे ही वो अभी इतनी बीमारियों से लड़ रही थी। उनको शुगर हो गई थी, डॉक्टर ने आराम करने की तलकीन की थी और मैं उन्हें कोई सदमा नहीं देना चाहता था। अगर मेरी वजह से खाला को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ न कर पाता। बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने के लिए मान गया, लेकिन मेरी शर्त ये थी कि रुखसती सवेरा के जवान होने के बाद दी जाए। लेकिन खाला की बात सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा कि उन्हें निकाह के फौरन बाद ही रुखसती करनी है। मैंने कहा, ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आई कि इतनी जल्दी रुखसती हो जाए। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। खाला ने कहा कि कुछ भरोसा नहीं है कि कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान हो। कोई भी लड़की तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है और फिर तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
तुम सोचोगे कि ये एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई शौहर बीवी वाला रिश्ता नहीं है और न बच्चों के ढोल जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को खत्म करना तुम्हारे लिए आसान होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सवेरा की और तुम्हारी रुखसती भी हो जाए और तुम दोनों शौहर बीवी की तरह रहो। खाला ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी कि सवेरा अभी छोटी थी और मुमकिन था कि मैं किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी कर सकता था, क्योंकि मुझे आजकल काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। ऑनलाइन भी मेरी काफी स्टूडेंट लड़कियां थीं जिनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। हो सकता था कि उनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाए। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने सवेरा से शादी की हामी भर ली थी और इस शादी के लिए मैं भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वो घर लेने के लिए नहीं थे। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सवेरा से शादी करने में ही भलाई समझी और उसको अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा कुछ साल इंतजार करता हूँ, वो बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई ताल्लुक कायम करूंगा, फिर जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ये भी हो सकता है कि बड़ी होकर सवेरा का दिमाग बदल जाए और वो खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उससे 11 साल बड़ा था। अगर वो ऐसा करती तो मेरे लिए आसानी हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन सवेरा की हरकतें तो मुझे कुछ और ही बता रही थीं। वो इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने बहाने से वो मेरे करीब होने की कोशिश करती। फिर मुझे लगा कि शायद खाला ने ही सवेरा को ये समझाया होगा कि किसी तरह वो मुझसे शौहर बीवी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी ही सवेरा उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत रिश्ते में बंध जाएं। मुझे खाला की इस सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपनी बेटी की सेहत की फिक्र नहीं थी, बस उसका फ्यूचर बनाना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद मेरा ये ख्याल गलत साबित हो गया। मैंने महसूस किया कि सवेरा तो खुद इस टाइप की लड़की थी। उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया था। वो हर वक्त मीडिया इस्तेमाल करती थी और शायद उसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके अंदर अलग किस्म के जज्बात पैदा हो गए थे और मैं उसका शौहर था। इसीलिए वो सोच रही थी कि जल्द से जल्द उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों के जज्बातों में बदलाव आ जाते हैं और उन्हें ये ख्वाहिश बहुत ज्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। कहते हैं इस उम्र में बच्चों को वालिदैन की तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो वो भटक जाती हैं और सवेरा भी उसी उम्र से गुजर रही थी। शायद सवेरा को ये ख्वाहिश थी कि मैं उसके करीब जाऊं और एक रिश्ता कायम करूं, और इसीलिए वो बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात में हम एक बेड पर ही सोते थे तो वो मेरे करीब आ जाती थी। अच्छे से तैयार होकर मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वो भी सिर्फ जमात में थी। मैं जब उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वो मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उससे कहता कि मुझसे हटकर बैठा करो तो कुछ देर के लिए तो वो पीछे हो जाती, लेकिन फिर दोबारा से मेरे करीब हो जाती। मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कुछ दिनों से मैंने देखा कि सवेरा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे इस बात की परेशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा, लेकिन उस दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई जब उसने खुद ही मेरे बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था और वो मेरे सीने से लग गई। मेरे जिस्म में भी जैसे आग लग चुकी थी, लेकिन मुझे सवेरा की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुस्से से मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उसे झटक दिया था और वो रोने लगी। बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उसे कहा, अपनी उम्र देखो, क्या तुम इन कामों को बर्दाश्त कर लोगी? मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज्यादा डांट दिया था और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर रहा और अपना मोबाइल भी ऑफ कर दिया और 2 दिन मैंने अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान था। घर वापस आया तो खाला बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि सवेरा का रंग पीला पड़ा हुआ था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वो शायद मेरे घर छोड़ जाने की वजह से बहुत ही परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची थी, मुझे प्यार से उसे समझाना चाहिए था। मैं कमरे में गया तो सवेरा अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोओगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई
तो मैंने सवेरा को पुकारा तो वो डर गई। कहने लगी, प्लीज बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी। उसके बाद मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने गहरी सांस भरी और उठकर सवेरा के पास आया, उसका हाथ थामा, उसे बेड पर बिठा दिया। वो मेरे साथ लगकर रोने लगी। मैं उसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया, बल्कि उसे और ज्यादा अपने साथ लगा लिया। वो कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। अम्मी के मजबूर करने पर आपने मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम मुझे बुरी नहीं बल्कि अच्छी लगने लगी हो और तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल हो गया है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि तुम बहुत कम उम्र हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैंने उसे आज अपना हर दर्द बता दिया था। मुझे लगा ये सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वो तो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर इसी तरह कुछ दिन और गुजरे तो सवेरा का पेट फूलने लगा, उसका रंग भी पीला पड़ने लगा। खाला भी इन दिनों चुप चुप सी थी, काफी बीमार रहने लगी थी। मैंने खाला से कहा, सवेरा को डॉक्टर के पास ले जाए। तो खाला कहने लगी कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। अचानक खाला की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। मैं फौरन उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन वो दम तोड़ चुकी थी। ये सदमा सवेरा के लिए भी बहुत बड़ा था। उस वक्त मैंने ही उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगे, आपकी पत्नी 4 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाता था, वो कम उम्र में ही ये गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। हालांकि जल्दबाजी अब मुझे समझ आई थी। सवेरा का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आया था। मैं हैरान था, इतनी सी उम्र में सवेरा ये सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगा, आपकी पत्नी बहुत कम उम्र है, इसका बहुत ख्याल रखें, वरना डिलीवरी में मुश्किल हो सकती है। मैं अब घर वापस आया तो सवेरा को कमरे में ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी कम उम्र में तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और खाला को मैं ही मिला था ये गुनाह छुपाने के लिए। वो रोने लगी, कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है। रिक्शे वाले ने जबरदस्ती मेरे साथ, ये कहकर वो रोने लगी, कहने लगी, अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी बहुत कम उम्र हूँ और तकलीफ नहीं सह सकती। मैं ये सुनकर सर पकड़कर बैठ गया था। सवेरा कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा, मेरी कोई गलती नहीं है। वो मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल आया। मैं कई दिन तक घर नहीं गया था, लेकिन अब एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि सवेरा ठीक है या नहीं। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या वाकई ही वो सवेरा थी? वो ऐसे सोफे पर पड़ी हुई थी जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पांव सूखी लकड़ी की तरह हो गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे यकीन नहीं आया था। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा, सवेरा, और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो वो रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ में थी। पता नहीं खुदा ने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा है, वरना शायद मैं तो उसी दिन मर जाती जब मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वो तकलीफ याद करती हूँ तो अभी भी सहम जाती हूँ। उस वक्त मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं था। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उसी से मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी। उस दिन बहुत दुख हुआ था। काश मैं उसका सहारा बन जाता तो शायद आज वो इतनी दुखी न होती। मैं आप सबसे पूछता हूँ, इंतहाई छोटी उम्र में लड़की की शादी कर देना क्या ये ठीक है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ।